हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो हम शुरू करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। तत्वों की तो पढ़े क्या हमारी हेडिंग है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता। तो आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज की है। 118 तत्वों की खोज की है। तो हमारे देखा क्या तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तत्वों की बढ़ती हुई संख्या, तत्वों की बढ़ती हुई संख्या और उनके गुणधर्मों को एक साथ याद करना बहुत कठिन हो गया। तत्वों के जो हमारे तत्व उनकी बढ़ती हुई संख्या और उनके गुणों को एक साथ याद करना बहुत कठिन हो गया। इसीलिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले लेवाइजियर ने तत्वों को दो वर्गों में बांटा। तत्वों को दो वर्गों में बांटा। पहला धातु और दूसरा अधातु। पहला धातु और दूसरा अधातु। उन्होंने बताया कि जो धातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। उन्होंने यानी लेवाइजियर ने सबसे पहले क्या बताया कि तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। जो हमारे धातु होते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, किंतु क्या हुआ उपधातुओं की खोज होने के बाद, उपधातुओं की खोज होने के बाद उनका यह विचारधारा जो थी गलत हो गई। क्योंकि जो उपधातु होते हैं वे धातुओं और अधातुओं के दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। धातुओं तथा अधातुओं के दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सबसे पहली हमारी हेडिंग है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारे बताया कि तत्वों की बढ़ती हुई संख्या और उनको जो गुण है यानी उनके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण को एक साथ करना बहुत कठिन हो गया। इसीलिए तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। और हमारे प्रकृति में लगभग 98 तत्व पाए जाते हैं। हमारे प्रकृति में 98 तत्व पाए जाते हैं और इसमें बचते हैं कितने 18 दो 20 तत्व। 20 तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। 20 तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि केमिस्ट्री जो होती है बहुत कठिन होती है। केमिस्ट्री बहुत कठिन होती है। उसके ऊपर एक बात कही जाती है केमिस्ट्री बेवफा है। केमिस्ट्री बेवफा है, दिन रात को रटा है दिन को सफा है। केमिस्ट्री बेवफा है, रात को रटा है दिन को सफा है। किंतु ऐसा नहीं है। यदि केमिस्ट्री को हम अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छे से हमें समझ में आती है। ठीक है ना। तो कहते क्या केमिस्ट्री बेवफा है। केमिस्ट्री बेवफा है, रात को रटा है दिन को सफा है। किंतु ऐसा नहीं है। यदि हम केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या लेवाइजियर का वर्गीकरण। लेवाइजियर का वर्गीकरण। उन्होंने सबसे पहले तत्वों को दो वर्गों में बांटा, धातु और अधातु। धातु बताया कि धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनकी यह पुरानी विचारधारा थी। किंतु क्या हुए जब उपधातु की खोज हो गई यानी कि जो उपधातु होते हैं तत्व के भी यानी जो हमारे उपधातु हैं वे धातु को भी और अधातु के दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए उनकी यह विचारधारा गलत मानी गई। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं डोबर राइनर आते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो हमारे तत्व होते हैं यानी कि डोबर राइनर ने 1829 ईस्वी में उन्होंने तीन तत्वों की जोड़ी बनाई। उन्होंने तीन तत्वों की सेट ऐसा तैयार किया जिसमें उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। डोबर राइनर ने तत्वों के तीन तत्वों की श्रेणी बनाई जिसमें क्या किया उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। उन्होंने बताया कि हम तीन तत्वों की ऐसी सेट तैयार करते हैं जिसमें पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ठीक है,
किसकी विचारधारा है? डोबर रायनन ने यही विचारधारा की 1829 ईस्वी में डोबर रायनन ने बताया कि तत्वों का हम ऐसे तीन सेट तैयार करते हैं जिनके प्रमाण के भार बढ़ते हुए प्रमाण भार के बढ़ते हुए क्रम में डोबर रायनन ने तत्वों का तीन तत्वों का ऐसा सेट तैयार किया और क्या बताया कि पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु भार होते हैं, ठीक ना, जो परमाणु भार होता है यानी परमाणु द्रव्यमान होता है का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा है एक लिथियम पोटेशियम और सोडियम लिथियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम लिथियम और पोटेशियम, जिसमें हमारा सोडियम का होता है 23 होता है, ठीक ना। जैसे हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं इसका लिथियम का परमाणु भार होता है 7 होता है और पोटेशियम का होता है 39। तो इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों का फर्स्ट और तीसरे का, पहले और तीसरे का परमाणु द्रव्यमान को हम अब जोड़ लेते हैं आपस में, उसके बाद 2 से भाग करते हैं तो उसमें सोडियम का आ जाता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमारा ज्ञात हो जाता है, 23 आता है, ठीक ना। ऐसे 3 तत्व जैसे लिए थे, सोडियम लिए थे, पोटेशियम और लिथियम लिए थे, यानी सोडियम पोटेशियम 3 तत्व लिए थे और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया, ठीक है, फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी लिया, ठीक ना। ऐसे 3 तत्वों की जोड़ी बनाए थे और इनका यह बात यानी जो हमारे इनकी विचारधारा केवल कुछ ही तत्वों पर लागू होती थी। डोबर रायनन ने जब 3 तत्वों के ऐसा सेट तैयार किया जिसमें पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को लिया और बताया कि इसका जो औसत होता है दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, किंतु इनकी विचारधारा जो थी केवल कुछ ही तत्वों पर लागू होती थी और कुछ दिनों बाद इनकी विचारधारा असफल रही, ठीक है, इनकी विचारधारा असफल रही। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो इसका सबसे पहला हमारा एक टॉपिक है आज तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो सबसे पहला हमारा क्या है टॉपिक आज? तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हेडिंग उठता है क्या, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो लिखते हैं क्या है हमारा, यहां शुरू करते हैं, लिखते हैं तत्वों की बढ़ती हुई संख्या, तत्वों की बढ़ती हुई संख्या और उनके गुणधर्मों में क्या, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण को एक साथ समझना और याद करना बहुत कठिन था। इसलिए वैज्ञानिकों ने तत्वों की वर्गीकरण करना आसान समझा। और जिससे उनके विषय में
उनके विषय में समझना सरल हो जाए। तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़े? तत्वों की बढ़ती हुई संख्या और उनके गुणधर्मों, भौतिक गुण और रासायनिक गुण को एक साथ समझना और याद करना बहुत कठिन हो गया था, ठीक है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने तत्वों की वर्गीकरण करना आसान समझा और जिससे उनके विषय में समझना सरल हो जाए, ठीक है। इसी कारण से उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले पढ़ते हैं लेवाइयर क्लासिफिकेशन। लेवाइयर का वर्गीकरण, ये क्या है? लेवाइयर का वर्गीकरण। तो लेवाइयर ने तत्वों को दो वर्गों में बांटा, तत्वों को दो वर्गों में बांटा, धातु और अधातु, धातु और अधातु, धातु, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। और धातु को क्या बताया? धातु को बताया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया सोडियम आयन, सोडियम हो गया, यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, Na+ बनाता है, Na+ और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, ठीक है। और इसी प्रकार हो गया हमारा Mg, मैग्नीशियम, ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और क्या हमारा पोटेशियम हो गया, ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी धातु जो होती है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। ये डबल+, पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है, उन्होंने बताया। और अधातु के विषय में बताया, अधातु बताया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, अधातु कहलाते हैं। उन्हें अधातु कहते हैं। यानी जैसे क्लोरीन हो गया, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो Cl- हो गया। फ्लोरीन हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, F- हो गया, ठीक है। ब्रोमीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Br- हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रकार से यानी कि धातु वे तत्व होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इन्हें हम अधातु कहते हैं। क्लोरीन हो गया, हमारा फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कुछ दिनों तक लेवाइयर का वर्गीकरण माना जाता था, कुछ समय तक लेवाइयर का वर्गीकरण माना जाता था, किंतु क्या हुआ? उपधातु, ये क्या है? उपधातु है। उपधातु ये पदार्थ हो, यानी उपधातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व जो धातु था, धातु और अधातु के दोनों लक्षण प्रकट करते हैं। क्या उपधातु कहलाते हैं। किंतु क्या हुआ? जब उपधातुओं की खोज हो गई तो लिखते क्या है? जब उपधातुओं की खोज हो जाने के बाद लेवाइयर का वर्गीकरण असफल रहा, वर्गीकरण असफल हो जाएगा।
असफल हो गया। ठीक है, जब धातु की खोज हो गई, जो लेवाइये थे उनका वर्गीकरण तत्वों के विषय में और असफल हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं क्या, हमारे डोबर राइनर आते हैं। कौन आते हैं, डोबर राइनर। तो लिखते हैं क्या, डोबर राइनर का वर्गीकरण, डोबर राइनर वर्गीकरण। ये क्या है, डोबर राइनर का वर्गीकरण। उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों के सेट तैयार किया है, तीन तीन तत्वों का सेट तैयार किया। जैसे हो गया लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद लेते हैं क्या, पोटेशियम लेते हैं। उन्होंने बताया कि जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हम तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहले तत्व का परमाणु भार, इसका 7 होता है, इसका होता है 39, पहले तत्व का परमाणु भार, और तीसरे तत्व के परमाणु भार, तीसरे तत्व के परमाणु भार जो होता है दूसरे तत्व के परमाणु भार जो होता है औसत होता है, किसके, दूसरे तत्व के परमाणु भार के औसत होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसका होता है 23, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को आपस में जोड़ लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो उससे आता है कितना, 23 आता है, ठीक ना। इसी प्रकार कुछ और तत्व लेते हैं, जैसे हो जाता है हमारा, एक हो गया कैल्शियम Ca, ठीक है, होता है Fr, और उसके बाद एक और आता है वो है Ba, ठीक है। तो कैल्शियम को होता है परमाणु भार 40, 137, और इसका होता है 88, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, 40 + 137/2 करते हैं तो आता है, इसका लगभग आता है 88.5, इसका आता है 88.5, तो लगभग बराबर माना गया, ठीक है ना। तो डोबर राइनर ने बताया कि जब हम तीन तीन तत्वों के ऐसा सेट तैयार करते हैं, तीन तीन तत्वों के ऐसा सेट तैयार करते हैं जिसमें पहले और तीसरे का डोबर राइनर है, डोबर राइनर, पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान औसत होता है किसके, दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया कि यदि समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखते हैं डोबर राइनर का वर्गीकरण। उन्होंने क्या बताया, डोबर राइनर का वर्गीकरण, डोबर राइनर ने क्या 1829 में डोबर राइनर, ठीक है। डोबर राइनर ने क्या 1829 में तीन तीन तत्वों की जोड़ी तैयार की, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या, यदि समान गुण वाले तीन तत्व, यदि समान गुण वाले तीन तत्व, यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को, ठीक है, यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को एक ही समूह में क्या करते हैं, तीन तत्वों क्या, यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को एक ही समूह में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनको क्या करते, इनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व के तीसरे तत्व के जमा पहला है और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत, परमाणु द्रव्यमान का औसत, जो हमारा परमाणु द्रव्यमान का औसत, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के
परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, उन्होंने तीन तीन सेट लिए। कौन कौन से लिए थे? पहले लिए थे क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहला सेट था उनका। ठीक है, इसका होता है 7 होता है, इसका होता है 39 होता है, ठीक है, इसका होता है 23। ठीक है, उन्हें पहले और तीसरे तत्व को आपस, इनके परमाणु भार को आपस में जोड़ दिया तो पाया क्या? 23। ठीक ना। और वह दूसरा सेट लेते हैं, तो कैल्शियम लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या लेते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। ये हमारा उनका दूसरा सेट तैयार किया। ठीक है, इसको बताया, इसे बोलते हैं 35.5। इसका होता है परमाणु द्रव्यमान क्लोरीन का 35.5 होता है, और होता है इसका आयोडीन का 27। और हमारा ब्रोमीन जो होता है ये होता है 80 होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? पहले और तीसरे को 35.5 प्लस 127 को आप डिवाइड बाई 2 तो कर देते हैं, तो उन्हें मिलता है क्या? 81.25। 81.25। ठीक है, इतना लगभग मिलता है। ठीक है ना। और लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसका 16 होता है, इसका 14 होता है, इसका 12 होता है। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं क्या पड़ता है? 12 प्लस 16/2, इसे करते हैं 2 करते हैं, इसे मिलता है 14। ठीक ना। ये देखो ये लगभग आ रहा है, किंतु क्या हुआ? केवल यह बात केवल कुछ तत्वों पर लागू होता था। जैसे हमारा ये हमारा हो गया, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, फ्लोरीन का होता है 19, इसका होता है हमारा 80 होता है, 35। ठीक है ना। तो उन्हें करते क्या है? इसमें फर्स्ट एंड थर्ड को आप हमें ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो आता है इसमें कुछ और अलग आता है 49.5। देखो इससे बहुत सारा अंतर है, इसमें बहुत अंतर हो गया। इसमें तो बहुत लगभग हमें आ रहा था, इसमें क्या देखो बहुत ज्यादा अंतर हो गया इन दोनों में, इसके और इसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो गया। और इनका विचारधारा, इनकी यानी जो यहाँ दिए थे नियम, ये भी फेल हो जाता है, असफल हो जाते हैं ये भी। ठीक है, इसके बाद आते हैं न्यूलैंड, आते हैं न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड जी आते हैं, उनके विषय हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हमें पहले लेक्चर में इतने 3 लोगों के विषय देखिए, अगले लेक्चर में हम देखेंगे न्यूलैंड देखेंगे, न्यूलैंड के विषय देखेंगे। मेंडलीफ आते हैं, ठीक ना। मेंडलीफ की मूल आवर्तसारणी के विषय पढ़ेंगे, मेंडलीफ की मूल आवर्तसारणी, वहीं से हमारी मूल आवर्तसारणी शुरू होती है, मेंडलीफ से ही मूल आवर्तसारणी मेंडलीफ से शुरू होती है। और उसके बाद पढ़ेंगे क्या? मेंडलीफ की आधुनिक आवर्तसारणी या बोर की आवर्तसारणी या दीर्घाकार आवर्तसारणी, उसके विषय में पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लेवाइयर का पढ़ा, वर्गीकरण, डोबराइनर का, डोबराइनर तक 2 पढ़े। ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा? तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पढ़ी। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? वो न्यूलैंड का पढ़ेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे, और आता है मेंडलीफ का मूल आवर्तसारणी और मेंडलीफ की आधुनिक आवर्तसारणी। ठीक है ना। उसमें पढ़ेंगे एनर्जी, एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ती है, ठीक है ना, उसके विषय में स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। तब के लिए नमस्कार।